जय भीम, मैं चेतना, जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। बसपा की रैली में दिखा दलित मुस्लिम एकता का जलवा। ऐतिहासिक रैली को देखकर बाकी पार्टियों के पसीने छूटे। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय का नागपुर में लगा जनता दरबार। मंत्री बडोले ने दिए जनता के सवालों के जवाब। महाराष्ट्र के पहले लाइव जनता दरबार को आयोजित किया लॉर्ड बुद्धा टीवी ने। जनता ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। और महाड़ में सड़क पर पड़े खड्डों को लेकर जनता ने किया रास्ता रोको आंदोलन। अब खबरें विस्तार से। गुजरात से चली दलित मुस्लिम एकता की लहर उत्तर प्रदेश में सुनामी बनती जा रही है, जहां यूपी के आगरा शहर में मायावती की रैली में दलित लोगों के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल नजर आए। बीएसपी के नीले झंडों से परी ये तस्वीरें ताजनगरी आगरा की है। दुनिया इस नगर को मोहब्बत का शहर बोलती है। पैर की निशानी वाले इस शहर में 21 अगस्त का दिन ऐतिहासिक रहा। ताजनगरी बीएसपी की रैली में दलित मुस्लिम एकता की गवाह बनी। दलित मुस्लिम भाई भाई का नारा गूंजा। लाखों में कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच प्यार की अनोखी झलक देखने को मिली। रैली में समाज से दुत्कारे सताए गए दो समुदायों का मिलन था। लोग लाखों की तादाद में साथ आए। बहिष्कार करते हैं समाजवादी का, हम समाजवादी का बहिष्कार करते हैं। और जिनने जो वादा 18% का किया था, जिनने कोई वादा पूरा नहीं किया। हमारा जो विश्वास है वो आप बहन जी की तरफ है। हम बहन जी पे, हम भोजन समाज के साथ रहना चाहते हैं। और हम जो है इसलिए जो चाहते हैं कि हमें बहन जी जो आश्वासन दे रही हैं, हम इसको चाहते हैं। अब्बासी बिरादरी से हैं हम, अब्बासी बिरादरी के लिए उन्होंने जो है मृत्यु की जगह जो नौकरी दी है, वो हम नौकरी की वजह से हम इसका बदला देना चाहते हैं और इनके साथ रहना चाहते हैं। और बीएसपी को हम भरपूर समर्थन करते हैं। वो बोर्ड पूरा जो है मुस्लिम बोर्ड, मुस्लिम से हम साथ मुस्लिम थे। हम ये कहना चाहते हैं कि सब मुसलमान जो हैं पूरा सहयोग दें और पूरा इस जो वोट दिया जाए बहन जी के विष पर दिया जाए। रैली में आए लोगों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद हुई। हम कल 2 बजे यहाँ आए, हम 11 बजे अलीगढ़ से चले हैं और हमने रात में सबर किया है। और बैठने का हम जो है आरिफ बॉबी अलीगढ़ से जो प्रत्याशी वही लोग बैठेंगे, तो बहन मायावती ने उनको चुना है टिकट के लिए, तो उनकी तरफ से हम लोग आए हुए हैं। रैली का यह ऐतिहासिक नजारा संकेत कर रहा है कि आने वाले युवाओं में बहुत सारे समीकरण जुटेंगे। वैसे बीएसपी के लिए यूपी चुनाव का आगाज बेहद शानदार रहा। पहली रैली भी सुपरहिट रही, लेकिन अब देखना होगा इस आगाज का अंजाम क्या होता है। नागपुर में मंगलवार को सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले की उपस्थिति में सरकार आपके द्वार इस लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन लॉर्ड बुद्धा टीवी द्वारा किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र की जनता सीधे तौर पर जुड़ गई। लॉर्ड बुद्धा के इस कार्यक्रम में मंत्री राजकुमार बडोले से जनता ने सीधे सवाल पूछे, जिसके जवाब सामाजिक न्याय मंत्रालय ने दिए। मंत्रियों का जनता दरबार तो आपने हर शहर में देखा होगा, पर क्या किसी मंत्री को अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ जनता दरबार लेते हुए आपने देखा है? महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री राजकुमार बडोले मंगलवार को महाराष्ट्र की जनता से रूबरू हुए, जहां मंत्री बडोले ने अपने विभाग से जुड़े जनता के सवालों के जवाब दिए। सर, जय भीम सर। जय भीम, जय भीम। तुमच्या सर, बोला ना। मला विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेबद्दल बोलायचं आहे। वसतिगृहाची प्रवेश प्रक्रिया म्हणताय ना? हॅलो, वसतिगृहाची प्रवेश विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेबद्दल बोलतोय। विद्यार्थ्यांचे प्रवेश जुलै महिन्यात पूर्ण व्हायला पाहिजे, ते अजूनही पूर्ण झालेले नाही आणि पूर्ण होत नाहीये। मागचे कंपनी पूर्णतः फेल ठरलेली आहे आणि त्यांच्या जेवणाबाबत जर ठरलं
ठीक आहे. नागपूर जिल्ह्यामध्ये एकाच माणसाला 25 जिल्हे म्हणजे 25 वसतिगृहाचा ठेका दिलेला आहे. जे नीट चालवू शकत नाही त्यांनी पेटी कॉन्ट्रॅक्ट दिलेला आहे. आणि फेडरेशन जर तुम्ही जे माल दिलेला आहे पुरवठ्याला, फेडरेशन कुठलाही माल पुरवत नाही आणि निकृष्ट दर्जाचा माल आहे. त्याच्या सॅम्पलनुसार कुठलाही माल नाही आहे. आता हम समझते हैं कि नागपुर क्षेत्र के अगर कोई अधिकारी हो तो प्रादेशिक सीधे उनसे- उपायुक्त नागपूर, अगर यहाँ पर है तो वो सीधे अपनी मी बात तुम्हाला कहें। एक सांगू इच्छितो का विद्यार्थ्यांची जी प्रवेश प्रक्रिया आहे वसतिगृहातली, ते प्रवेश प्रक्रिया तुम्हीच बघा ना. आपले शाळा केव्हा सुरू होतात? आपल्या शाळा जूनमध्ये होतात आणि एकूण प्रवेश प्रक्रिया जे विद्यार्थ्यांची असते ती साधारणतः ऑगस्ट महिन्यापर्यंत मेडिकलचे आणि बाकीचे जे असतात तर ते त्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू असते. आम्ही अर्ज घेताना सर्व विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाचे प्रवेश घेताना सर्वांचं ऑनलाईन केलेलं आहे. आता त्याच्यातल्या काही अडचणी होत्या तर त्याच्यातल्या आपण आता अर्ज बरेच कमी आलेले होते. आता ऑफलाईन पण अर्ज आपण घेत आहोत त्याच्यामध्ये आणि ही जी प्रवेश प्रक्रिया आहे ती आमची होते. आतापर्यंत जेवढे अर्ज आपल्याकडे आलेले आहेत तर त्या सर्वांचा आता पहिली यादी आपण लावत आहोत आणि सर्वांना प्रवेश त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश आपण देत आहोत. आमचे प्रादेशिक उपायुक्त आहेत या ठिकाणी माधव झोड, ते तुम्हाला परत सांगतील. नागपूर जिल्ह्यामध्ये आपण जे म्हटलेलं आहे की एकाच व्यक्तीला ठेका दिलेला आहे 25 हॉस्टेलचा आणि ते दुसऱ्या PT कॉन्ट्रॅक्टरच्या मार्फत अशा प्रकारचं ते काम करून घेत आहे, असं काही झालेलं नाही आहे. आणि त्याचप्रमाणे फेडरेशनच्या बाबत आपण जे म्हटलेलं आहे की निकृष्ट दर्जाचा माल मिळतो, फेडरेशनच्या बाबत नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे. फेडरेशनकडून आता माल घेणार नाही, टेंडर प्रक्रियेच्या मार्फत निविदा बोलावण्यात येत आहे. ये पहला मौका था जहां लॉर्ड बुद्धा टीवी इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा था। सरकार अपने द्वार इस कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ राज्य की जनता ने बल्कि महाराष्ट्र के बाहर से भी जनता ने सवाल पूछे, जिसके समाधान कारक जवाब सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले और उनके अधिकारियों ने दिए। ये पहला मौका था जब जनता ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम के दौरान फोन किए। हेलो, हाँ, हम सुन रहे बोलिए हैं, ना, बोलते बोलिए। बोलते रहिए जल्दी हाँ जल्दी। हाँ, महाराष्ट्र शासन के कुछ अधिकारियों ने उसको वो लाड पागे समिति से उस समाज को वंचित रखने का काम किया जा रहा है। नहीं, आप अपना सवाल बताएं हाँ, स्पष्ट मेरा रूप से। सवाल ये है कि लाड पागे समिति की जो सिफारिश है सफाई कर्मचारियों के बारे में। शेख जी, आपका प्रश्न हो गया? चलिए धन्यवाद। आप धन्यवाद। आपका जो प्रश्न था शेख शाहीन शेख जी कि जो मुस्लिम मेहतर समाज है तो उसको लाडपा की समिति ने अलग रख दिया, ये जो आपका विषय है। निश्चित ही उस संदर्भ में हमने 2 बार बैठक की ली, शायद आप भी उस बैठक में आए होंगे। और जो मेहतर समाज है, जो लाडपा की समिति की जो सिफारिशें है, अब वहाँ पे जो अपना प्रॉब्लम है कि उसको OBC में कई जगह डाला गया था, जिसके कारण लाडपा की समिति के इसमें अगर वो नहीं आया है, उसके संदर्भ में अभी मैंने फिर 8 दिन पहले बैठक भी ली थी। इसके 1 महीने पहले हमने बैठक लिया, तो जो कुछ सुधार है उसमें करने का उसके निर्देश दिए और निश्चित ही उसका सुधार हम करने जा रहे हैं। धन्यवाद। बहरहाल 3 घंटे तक चलाए गए सरकार अपने द्वार इस कार्यक्रम के दौरान जनता अपने सवालों को लेकर सीधे मंत्री बडोले और उनके मंत्रालय के साथ जुड़ी थी, जिसका अच्छा रिस्पांस देखकर सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले को वादा करना पड़ा कि वो हर 3 माह में जनता से कुछ इसी तरह रूबरू होंगे, जिसे देखते हुए लॉर्ड बुद्धा टीवी का भी यही प्रयास रहेगा कि जनता की समस्याओं का निराकरण जल्द हो, जिसके लिए लॉर्ड बुद्धा टीवी हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। मुंबई गोवा महामार्ग पर रास्तों पर पड़े गड्ढों के कारण कई दुर्घटनाएं सामने आई हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक मानिकराव जगताप के नेतृत्व में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। रास्तों पर गड्ढे पड़ना अब एक आम समस्या हो गई है, लेकिन जब इसके कारण दुर्घटना होने लगी हो तो जल्द ही कड़े कदम उठाने जरूरी होते हैं। मुंबई गोवा महामार्ग पर बने गड्ढों के कारण जहां यात्री परेशान थे, वहीं आवागमन में भी कई रुकावटें भी आती थी,
जिसके विरोध में कांग्रेस ने रास्ता रोको आंदोलन किया। विधायक मानिकराव जगताप के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन में हजारों की संख्या में लोगों ने गड्ढों को भरने की मांग की। विधान परिषदेत होतो तेव्हाही सातत्याने हा प्रश्न मांडला, त्यानंतर राज्यसभेमध्ये 4-5 वेळा मांडलेला आहे। करूया, त्याचं चौपदरीकरण होणार, असं होणार तसं होणार, नुसती आश्वासनं हे सरकार देतं, प्रत्यक्षामध्ये काय होत नाही। दुर्दैवानं मला हे बोलावंसं वाटतं, दुःखाने बोलावंसं वाटतं की अंतुले साहेब असताना जेवढं काम या कोकणात झालं, त्यानंतर इथे कोकणाचे मुख्यमंत्री 2 झाले, काही झालं नाही, हे लक्षात आपण घेतलं पाहिजे। सोलापुर जिले के सांगोला में बड़े पैमाने पर गुटखा बिक्री की जा रही है, जिसके विरोध में 15 अगस्त को अनशन भी किया गया, जिसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए अन्न औषधि प्रशासन के अधिकारी ने अचानक गुटखा की दुकानों पर छापे मारे और 32,000 का माल जब्त किया। सांगोला में गुटखा तंबाकू बिक्री जोरों पर है। यह गली चौराहों में कई ऐसे छोटे बड़े दुकान हैं जहां धड़ल्ले से गुटखे की बिक्री की जा रही है, जिसका विरोध करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर अनशन भी किया गया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए 23 अगस्त को अन्न औषधि प्रशासन अधिकारी ने अचानक दुकानों में रेड डालकर 32,000 का माल जब्त किया। गुटखा बिक्री व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई। सांगोला के एंटी स्टैंड के परवाना धारक गुटखा दुकानदार बड़े पैमाने पर गुटखा बेच रहे थे। जनता का कहना है कि इसमें सांगोला पुलिस की मिलीभगत होने से यह खुलेआम धड़ल्ले से गुटखा बेचा जा रहा था। ऐसे में सांगोला के अन्न औषधि अधिकारी ने बंदी किए गए गुटखे की बिक्री होने पर जानकारी देने की अपील की है। आज अन्न औषध प्रशासनातर्फे मी निलेश मसारे अन्न सुरक्षा अधिकारी सांगोला शहरातील पान शॉपची तपासणी केली असता सैपन सिकंदर तांबुळी यांचे मेसर्स KGN पान शॉप वाडेगाव नाका सांगोला यांच्याकडून 22,190 रुपये किमतीचा गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाखू जप्त करण्यात आली। तसेच शाहबाज सलीम तांबोळी यांचे ST पान शॉप ST स्टँड सांगोला या ठिकाणाहून 6,489 रुपयांचं गुटखा, पान मसाला आणि सुगंधित तंबाखू जप्त करण्यात आली। तसेच सचिन मोहन शिर्के यांचे तेजस पान शॉप नियर पोलीस स्टेशन सांगोला यांच्याजवळ असलेले हे जे तेजस पान शॉप आहे, इथून 4,140 रुपयांचा गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाखू जप्त करण्यात आलेली आहे। सदर प्रकरणी पुढील न्यायालयात खटला दाखल करण्याची प्रक्रिया तसेच तपास करून न्यायालयात खटला दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू। जर माहितीनुसार त्यांचा साठा वाहतूक किंवा होत असताना थांबवून त्यांनी आम्हाला माहिती दिल्यास आम्ही येऊन त्या ठिकाणी कारवाई घेतो। स्कूल जाने वाले हर एक बच्चे के लिए स्कूल बैग किताबों का बढ़ता बोझ एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके खिलाफ चंद्रपुर के विद्या निकेतन विद्यालय के 2 छात्रों ने आवाज उठाई है। इन बच्चों ने स्कूल बैग का वजन कम करने के लिए प्रिंसिपल को निवेदन भी दिया। स्कूल जाते बच्चों के कंधों पर बड़ा सा बैग और उनके झुके हुए कंधे आपने देखे होंगे। हर रोज इतना ही बोझ ढोते हुए ये बच्चे घर से स्कूल और स्कूल से घर तक का सफर तय करते हैं। इन बच्चों की बैग में 7 से 8 किलो की किताबें होती है, जिसकी वजह से मासूमों के कंधे समय से पहले ही झुक जाते हैं और उन्हें पीठ दर्द जैसे शिकायतें होती है, जिसके खिलाफ चंद्रपुर के 2 छात्र ऋग्वेद और परितोष ने आवाज उठाते हुए शाला के प्रिंसिपल को निवेदन दिया कि शाला में कबर्ड की सुविधा उपलब्ध कराए, लेकिन इस ओर ध्यान न देने से इन 2 छात्रों ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर अपनी समस्या रखी और अधिक छात्रों को इस विषय पर आवाज उठाने की अपील की। मैं ऋग्वेद रायकवार, मैं यहाँ पे कल मैंने कॉन्फ्रेंस ली थी क्योंकि बैग का वजन बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं अब खुद की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे इंडिया के बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको बैग अपनी बहुत हैवी लगती है। और मैंने 2 बार प्रिंसिपल को ये लेटर भेजा था, तभी भी उनका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो मैं बताना चाहता हूँ कि स्कूल में ऐसा करना चाहिए कि लॉकर रखें, लॉकर के साथ लॉकर रखें, लॉकर में बुक्स, टेक्स्ट बुक रखें जो बहुत भारी है। और जो ने तो वैसा नहीं किया तो हम बच्चों के पूरे शोल्डर जो है वो रोज दर्द देने लगेंगे, आगे झुक के आएंगे और पीठ बहुत जोर से लगेगी। मैं लोगों से यही प्रार्थना करना विनंती करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को हमारे लड़ाई के साथ आने दें। नहीं तो कोई पेरेंट्स ऐसे है कि वो डर जाते हैं कि उन्होंने कुछ किया तो
ये बैग की वजह से आपका पीठ वगैरह दर्द देता क्या? हाँ, रोज रात को नानी को दबाने को बोलना पड़ता है। कितना हैवी है वो? कम से कम 7 किलो से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7 किलो से है। शासन को अपील करना चाहता हूँ कि जो बैग का वजन है वो जल्द से जल्द कम कर दे। और मेरी लड़ाई इन स्कूल वालों से नहीं है, मेरी लड़ाई ये सिस्टम वालों से। वही छात्रों के पालकों का कहना है कि जहां पढ़ाई के नाम पर स्कूलों में अच्छी खासी फीस ली जाती है और डिजिटलाइजेशन के नाम पर कोई काम नहीं किया जाता और बच्चों को भारी बैग उठाना पड़ता है। ये सारे मैंने जो आपको बुक दिखाया है, ये सारे पीरियड वाइज है। एक भी कोई बुक गलत लाई होगी मैंने तो आप मेरे खिलाफ हो जाना। एक तरफ अभी स्कूल जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलती है कि बच्चों का हमने बैग का वज़न कम कर दिया है, तो अभी एक बच्चे ने आवाज़ उठाई है कि बैग का वज़न सच में कम होना चाहिए। हमारा कहना है कि बैग का वज़न सिर्फ कागज़ों पर कम नहीं होना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि हमने बच्चों का बैग का वज़न कम कर दिया है, हमने उनका हाईटेक, अभी जो नाम दिया जाता है कि हाईटेक स्कूल हो गई है आजकल, जो बैग बच्चों को लेकर नहीं जाना पड़ता है। लेकिन सच में ये सब रूल सिर्फ कागज़ों पर है। ऐसे ही देखा जाए तो समझो, रियल में देखा जाए तो ऐसे कोई रूल नहीं है। सब बच्चों को बैग तो वो जितना पीरियड्स है ना उतना लेकर जाना पड़ता है और उसका वेट भी 8-10 किलो हो जाता है। तो हमारा कहना है कि जो कुछ रूल्स बनाए हैं उसको रियल में अमल में लाना चाहिए इस गवर्नमेंट ने। पूना के पिंपरी चिंचवड़ में दीपक साळोके के होटल पर हमला किया गया, जिसमें कि हमलावरों ने लाखों का माल लूटा और रुपेश साळोके को घायल किया। इस घटना की शिकायत पुलिस में करने पर पुलिस ने दीपक साळोके और उसके भाई पर अत्याचार किए। इस घटना को 3 महीने का वक्त गुजर चुका है। साळोके परिवार मदद की गुहार कर रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चल रहा है कि किसी को मारा जा रहा है। जी हां, यह घटना है पूना के पिंपरी चिंचवड़ की, जहां दीपक तुकाराम सोळके के होटल में घुसकर बाजू के दुकान वालों ने हमला किया, जिसमें दीपक के छोटे भाई रुपेश सोळके को रॉड से पीटा गया और चाकू से हमला कर उसके गले की 7 तोले की चैन और 1 लाख रुपए लूट लिए गए। इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज करने के बाद पुलिस ने पीड़ित को रात भर जेल में रखा और उसकी पिटाई की, जिसके बाद दीपक सोळके और उसका भाई रुपेश न्याय की मांग कर रहे हैं। माझं नाव दीपक तुकाराम सोळके, दारुंबरे गावी मुक्कामी असून माझ्या घरी आई वडील भाऊ भाऊजे, माझी पत्नी, 2 मुलं, भावाची मुलं या समेत एकत्र कुटुंबात राहत असताना संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्यावरती माझा हॉटेल व्यवसाय होता। कॉलेजही शिक्षण पूर्ण केल्याच्या नंतर माझ्या उपजीविकेचं एकमेव साधन म्हणून हॉटेलवरती आम्ही उपजीविका करत असताना शनिवार दिनांक 14/5/2016 रोजी बाजूच्या हॉटेलवर केदारी यांनी माझ्या हॉटेलवरती अटॅक करून माझ्या बारक्या भावाला मारहाण केली आणि त्याची 7 तोळ्याची सोन्याची चैन आणि 1 लाख रुपये जी वडिलांच्या उपचारासाठी रक्कम जमा केली होती त्या ठिकाणी त्यांच्या सहकार्याने त्यांनी चोरी केली। त्याच दिवशी माझे वडील ICU लोकमान्य हॉस्पिटल चिंचवड येथे ICUमध्ये ॲडमिट असताना त्या ठिकाणी मी होतो आणि माझा भाऊ हॉटेलवर असताना घडलेल्या प्रकाराची तक्रार देण्यासाठी ज्यावेळेस तो पोलीस स्टेशनला गेला आणि तो पोलीस स्टेशनला गेला म्हणून ज्यावेळेस त्याच्या मागं मी गेलो तर आम्हा दोघा भावांना पोलिसांनी त्या ठिकाणी तुम्हीच त्याच्यावरती पोरं पाठवून त्याचं हॉटेल पहिलं फोडलं म्हणून त्यांनी तुमचं हॉटेल फोडलं असं खोटं करून त्या ठिकाणी आम्हाला अटक केली आणि लॉकअपमध्ये घातली। लॉकअपमध्ये घातल्या असताना ज्यावेळेस मध्यरात्री पोलीस आले त्यांनी आमच्या त्या अटकपत्रावरती सह्या घेतल्या। आमची तक्रार घेत असताना त्यांनी आमची मूळ तक्रार घेतली नाही, त्यांनी त्यांच्या मनाने तक्रार तयार केली आणि हे करत असताना ज्यावेळेस आम्ही त्या तक्रारवरती तक्रारीवर सही करण्यास नकार दिला त्यावेळेस त्यांनी आम्हाला मोठ्या प्रमाणावरती मारहाण केली आणि अंदाजे पहाटे 4 वाजता त्यांनी आम्हाला KM हॉस्पिटल या ठिकाणी ससून हॉस्पिटल या ठिकाणी त्यांनी आम्हाला मेडिकल चेकअप करून फरासखाना येथे लॉकअपमध्ये ठेवले आणि दुसऱ्या दिवशी ज्यावेळेस जामीन घेऊन आम्ही बाहेर आलो त्यानंतर घडलेल्या प्रकाराने आमच्यावरती मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार झाला आणि या अत्याचाराला कुठेतरी वाचा फोडावी यासाठी सहाय्यक पोलीस आयुक्त चतुर्शिंगी, उपायुक्त परिमंडळ 3 पिंपरी आणि पोलीस कमिशनर पुणे शहर यांना वेळोवेळी अर्ज करून त्यांच्याकडे चौकशी केली, परंतु केलेल्या अर्जाला ते कुठेही दाद देत नाही। चौकशीमध्ये माहिती अधिकाराचा अर्जामध्ये माहिती मागवल्यानंतर ते तुम्हाला माहिती देण्यात येत नाही। इस घटना को 3 माह गुजर जाने के बाद भी आरोपियों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। बहरहाल सोळके परिवार पर पुलिस द्वारा अत्याचार करने के बाद वह न्याय की मांग कर रहे हैं। माझं नाव रुपेश तुकाराम सोरटे, श्री संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्यावरती माझं हॉटेल आहे। शनिवारी 14/5/2016 रोजी सायंकाळी 8:45च्या दरम्यान बाळासाहेब केदारी, हिरामन केदारी
पोपट केदारी, किरण केदारी व संभावित 18 ते 20 जणांनी माझ्यावरती हमला केला. तर मी ती तक्रार देण्यासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो, तर मलाच बसवून ठेवून माझ्यावरतीच कारवाई केली पोलीस स्टेशनने साहेबांनी. तर खऱ्या गुन्हेगाराला सजा व्हावी आणि आमची रोजीरोटी चालू व्हावी. 1 वर्षापासून आमचे वडील आजारी आहेत. त्या वैद्यकीय खर्चासाठी भाऊने माझ्याकडे 1 लाख रुपये दिले होते. ते आणि माझ्या गळ्यातील 7 तोळ्याची चेन हे ते घेऊन त्यावेळेस त्यांनी मला हाणमार केली. प्लस माझ्या हाताला चाकूचा वार आणि डोक्यामध्ये लोखंडी पाईप घातलेला आहे. भेटीगाठी स्वच्छतेसाठी इस घोषवाक्य के अंतर्गत आंजनगांव सुरजी पंचायत समिति के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है. महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना को 22 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा और इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया. भारत स्वच्छ अभियान के तहत जहां कई उपक्रम चलाए गए हैं, वहीं राज्य सरकार की ओर से स्वच्छता के विषय पर गंभीरता से लेते हुए अमरावती के आंजनगांव सुरजी में पंचायत समिति के अंतर्गत भेटी गाठी स्वच्छते इस घोषवाक्य के तहत 22 अगस्त से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा. इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें स्वच्छता के लिए 18 लाख मुलाकात और कुटुंब स्तर संवाद जैसी योजना भी चलाई जाएगी. इस दौरान इस कार्यक्रम में उप मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी अमरावती और गट विकास अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी. स्वच्छ भारत मिशन मध्ये 2 ऑक्टोबर 14 पासून सुरू झालेला आहे आणि त्या अंतर्गत विविध उपक्रम आपण अमरावती जिल्ह्यामध्ये राबवतो आहे आणि त्या अनुषंगाने आता 22 ऑगस्टपासून तर 2 ऑक्टोबरपर्यंत स्वच्छतेसाठी गाठीभेटी किंवा स्वच्छतेसाठी गृहभेटी संवाद कुटुंब संवाद अभियान अशा पद्धतीने आपण राबवतो आहे. आणि जिल्ह्यामध्ये साधारणतः 40,000 कुटुंबाकडे यावर्षीच्या आराखड्यामध्ये जे आहे 40,000 कुटुंबाकडे शौचालय नाही आहे, त्या सगळ्या 40,000 कुटुंबांना आपण या संवाद अभियानाच्या माध्यमातून भेटी देणार आहे. आणि नेमक्या त्यांच्या अडचणी काय, जागेची अडचण आहे, पैशाची अडचण आहे किंवा मानसिकतेमध्ये काही अडचण आहे, त्या सगळ्याबद्दल अडचणीबद्दल चर्चा करून त्या अडचणीवर कुठल्या पद्धतीने आपल्याला उपाय काढता येईल, म्हणजे ते कुटुंब शौचालय बांधण्यासाठी प्रवृत्त होईल या दृष्टीने आपण सगळं प्रयत्न करणार आहे. आपली भारतीय संस्कृती आहे की एखाद्या माणूस जर आपल्या घरी आला आणि आपल्या घरी येऊन जर एखादी गोष्ट त्यांना सांगितली तर आपलं जाणीवपूर्वक आपण करतो किंवा काळजीपूर्वक करतो. त्या पद्धतीने त्या कुटुंबापर्यंत, त्या कुटुंबाच्या सदस्यांपर्यंत या संवाद अभियानाच्या माध्यमातून आपले तालुका स्तरावरचे अधिकारी असतील, ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणारे सगळे अधिकारी कर्मचारी असतील, पदाधिकारी असतील, हे सगळे संवाद गटाच्या माध्यमातून भेट देणार आहे आणि त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्याशी संवाद साधून सगळ्यांना शौचालय बांधण्यासाठी आणि त्याचा वापर करण्यासाठी प्रयत्न करणार. देश में हर वर्ष करोड़ों की संख्या में कैंसर के मरीज पाए जाते हैं, जिससे कि 6 से 8 लाख मरीजों की कैंसर से मौत हो जाती है. कैंसर पर होने वाला इलाज महंगा होने के कारण कई कैंसर के मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है. ऐसे में बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस की ओर से BSLI कैंसर शील्ड प्लान की घोषणा नागपुर में आयोजित पत्र परिषद में की गई. कैंसर की दवाइयां बाजार में बड़ी महंगी दामों में मिलती है, जिसका बोझ सामान्य और गरीब लोग नहीं झेल पाते और इसी कारण देश में कई कैंसर के मरीजों की मौत बिना इलाज के ही हो जाती है. इन कैंसर के मरीजों की सहायता करने हेतु बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ये कंपनी सामने आई है, जिन्होंने कैंसर शील्ड नामक की योजना कैंसर मरीजों के लिए शुरू की है, जिसके तहत 30% रकम ग्राहकों को दी जाएगी, जिससे कि इस रकम का लाभ मरीजों को तुरंत हो सके. और इसी की जानकारी देने के लिए सन लाइफ इंश्योरेंस की ओर से नागपुर में पत्र परिषद का आयोजन किया गया, जहां सन लाइफ इंश्योरेंस के प्रमुख ने बताया कि कैंसर मरीजों की मदद करना ही हमारा उद्देश्य है. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है BSLI कैंसर शील्ड. और ये प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, कम प्रीमियम में अफोर्ड हो सकता है और कस्टमर के लिए ये कम प्रीमियम में कम से कम 10 लाख से शुरू होकर 50 लाख तक का इंश्योरेंस कवर ऑफ़र करता है. इंश्योरेंस कवर मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर कोई जिसने ये पॉलिसी परचेज़ की हुई है उसको माइनर स्टेज का कैंसर होता है तो कंपनी 30% जो बीमा धन का है सम एश्योर्ड जिसको बोलते हैं वो पे करेगी, और अगर उसको मेजर स्टेज का कैंसर हो जाता है तो जो बाकी 70% है बीमा धन का वो उसको पे करेगी. इसके अलावा इसमें यह है कि माइनर स्टेज के बाद कंपनी प्रीमियम वेव कर देती है और मेजर स्टेज के बाद 1% पर मंथ जो सम एश्योर्ड है उसको रेगुलर इनकम बेनिफिट देती है. तो कुल मिला के ये प्लान जो था ये कैंसर के अगेंस्ट में अगर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहिए तो ये अच्छा प्रोडक्ट है खरीदने के लिए.
इसमें ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना होता है और ये बहुत सिंपल है समझने के लिए। मैं अनिल सिंह, मैं चीफ एक्चुरियल ऑफिसर ऑफ बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। मुंबई दादर स्थित इंदू मिल की जगह पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के भव्य स्मारक के बनाए जाने की परियोजना को समिति ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही स्मारक के निर्माण कार्य की शुरुआत भी की जाएगी। इस स्मारक में बाबा साहब की 350 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बनाई जाएगी, जो अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची होगी। ऐसी जानकारी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले ने पत्रकारों को दी। सामाजिक न्याय मंत्री बडोले की अध्यक्षता में एक सदस्यीय स्मारक समिति में यह निर्णय लिया गया। इस स्मारक को सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 350 फीट का भव्य स्मारक, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का ग्रंथालय और भव्य आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। स्मारक की इमारत का आकार संसद के वास्तु जैसा रखा जाएगा। 350 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की खबर से जहां आम्बेडकरी जनता में खुशी का माहौल है, वहीं इस भव्य प्रतिमा के बनने के बाद इंदू मिल स्मारक ऐतिहासिक कहलाएगा, जिसे पूरा देश 8वें अजूबे के तौर पर जानेगा, जिससे अम्बेडकरी जनता में ही नहीं बल्कि पूरे देश में खुशी की लहर है। अहमदाबाद में गौ रक्षकों द्वारा दलित लड़के की पिटाई का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अहमदाबाद के नजदीकी भावंडा गांव में दलित लड़के से मारपीट का मामला फिर एक बार सामने आया है। गौरतलब रहे कि गुजरात में दलितों ने मरी हुई गायों को उठाना बंद कर दिया है, जिसके बाद लगातार दलितों के साथ मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता ने पूरे मामले का जायजा लेते हुए पीड़ित से बात की। अहमदाबाद से नजदीक भावड़ा गांव में और एक फिर से जो नई दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना बनी, वो पीड़ित व्यक्ति, उनसे हम मुलाकात करेंगे। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम परमार हर्ष कुमार दिनेश भाई है। हाँ, तुम्हारी उम्र कितनी? मेरी उम्र 15 साल है। क्या करते हो? मैं अभी 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। 10वीं के। अभी तुम्हारे साथ में जो भी क्या क्या हुआ, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे? हाँ, रक्षाबंधन का दिन था और मेरे फोए आए थे। फिर मैं उनको गांव तक छोड़ने के लिए गया था। फिर वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, वो मिला। फिर हम दोनों गांव के सामुदायिक बेंच पे बैठे थे। तो फिर बैठे थे और बातचीत कर रहे थे। फिर वहाँ अमजद पठान और साहिल ठाकुर दोनों आए और फिर दोनों आए मेरे पास। और फिर मेरा जो दोस्त था वो वहाँ से निकल गया। फिर वो मुझे बोलने लगा कि तुम ढेरे लोग यहाँ क्यों बैठे हो? तो फिर मैंने बोला मेरी इच्छा, मैं जहाँ भी चाहे बैठ सकता हूँ। फिर वो बोलने लगे तुमने मरे मृत पशु को खींचने क्यों बंद कर दिए है? तो फिर मुझे बोलने लगा कि तुम साले ढेरे लोग फाट खा गए हो। फिर मुझे वो अपमानित शब्द बोल के मुझे मारपीट की। उसने मुझे बहुत मारा और मेरी टी शर्ट भी फाड़ दी थी। वहाँ पे मुझे मारा तो फिर मुझे अपनी जान बचा कर वहाँ से मैं निकल गया। फिर मैं अपने मोहल्ले में आया। फिर मोहल्ले में आके मेरे एक भाई था, अंकल भाई थे। फिर वो भाई को मैं लेके सरपंच के वहाँ गया। तो फिर वो मुझे अपमानित शब्दों और बोलकर मुझे वहाँ से धक्का मार के निकाल दिया। फिर हम लोग घर पे आए और फिर मेरे पापा को खेत में से फोन करके बुलाया और फिर हम लोग सीधे पुलिस थाने गए। ये बिल्कुल कम उम्र का अनजान लड़का, उम्र 16-15 साल की, रक्षाबंधन के दिन पर जिस बच्चे को मारा गया, पशु क्यों नहीं उठाते हैं इस बहाने, और इस तरह से मारा है कि ये जो आप निशान देख रहे हैं, ये जो निशान आप देख रहे हैं, और इसके हाथ को भी फ्रैक्चर हुआ है। और इसको जो मूक मार कहा जाता है, इस तरह से भी मारपीट किया गया। क्या गुजरेगी इस छोटे से उम्र के नौजवान के ऊपर? क्या फिर ये गौरक्षों की इज्जत और सम्मान कर पाएगा अपने जीवन में? ये गौरक्षकों को भी और गौ माता के बड़े आशिकों को भी ये भी एक समझने की बात है। ठीक है, आपका एजेंडा जो भी हो, मगर गौरक्षों के प्रति मान सम्मान भी आपको जागरूक करवाना होगा।
इसके सिवा इस देश में सिर्फ नफरत का माहौल बन सकता है और इससे परे होकर हमें भारत के कानूनी व्यवस्था की तरफ ध्यान देकर हम ये समुदाय को न्याय देने की काम करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल, कैमरामैन राहुल भोंगड़े के साथ विनोद कुमार ताकसांडे। जय भीम, जय भारत। आज के जय भीम इंडिया में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात। जय भीम।